अगर आप इस कहानी को पूरा समझना चाहते हैं तो कहानी का पहला सीज़न और इसके पहले सभी भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सृष्टि प्रांस को कॉल लगा दिया था पर प्रांस अपना कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। अब उसने पंखुड़ी के नंबर पर कॉल लगाया तो पंखुड़ी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सृष्टि के चेहरे पर भी अब परेशानी छलकने लगी थी। श्वेता जी का तो दिल बैठा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी इस वक्त रेलवे स्टेशन पर थी और सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। वो वहां आ तो गई थी लेकिन अब उसे बुरा लग रहा था कि वो क्यों आई। कोई उसके पीछे पीछे आया ही नहीं, किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये तो 3-4 ट्रेन उसके आगे से निकल गई थी। अगर वो किसी ट्रेन में बैठकर यहाँ से दूर चली जाती तो किसी को उसके बारे में पता भी नहीं लगता। तो क्या पूरी ज़िंदगी वो सबसे दूर रहती? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या अब वो घर पर वापस जाए? क्या सच में किसी को उसकी याद नहीं आई होगी? किसी ने उसके बारे में कुछ पता नहीं लगाया होगा? ये सोचते हुए उसे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। तभी उसे 2 लड़कों की आवाज़ सुनाई दी, जिनमें से एक बोला, अरे वो देख कितनी खूबसूरत लड़की बैठी है, चल आजा उसे छेड़ते हैं। दूसरे ने तुरंत कहा, इसे किडनैप करके यहाँ से ले जाएंगे और फिर इसके साथ वो सब करेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। वो एक बार पहले भी ऐसे चंगुल में फंस चुकी थी जहाँ उसे प्रांस ने ही बचाया था, लेकिन अब तो प्रांस भी उसके आसपास नहीं था। और अगर वो आया ही नहीं तो क्या वो उन दोनों लड़कों के साथ चली जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा तो वो इस बार नहीं होने देगी। इसलिए वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अगले ही पल स्टेशन से बाहर की तरफ निकलने लगी, क्योंकि वो अब किसी ट्रेन पर बैठकर यहाँ से दूर भी नहीं जाना चाहती थी। अब वो वापस राणा मेंशन या ग्रोवर मेंशन ही जाना चाहती थी। कुछ दिन पहले उसने सोचा था कि जब उसका बर्थडे आएगा तो वो रात को ही अपना बर्थडे पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेगी। और कहाँ अब वो आधी रात को इधर उधर भटक रही थी। वहीं उसे बाहर की तरफ जाते हुए देख वो दोनों लड़के भी तुरंत उसके पीछे पीछे चलने लगे। उन्हें अपने पीछे आते हुए देख पंखुड़ी ने अब अपने कदमों की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि की नज़र अब बेड पर रखे हुए लेटर पर गई। वो तुरंत बोली, वो क्या है? जैसे ही उसने कहा सबकी नज़रें अब बेड पर आ गई थी। अगले ही पल सृष्टि ने वो लेटर उठाया और उसे पढ़ने लगी, जिस पर लिखा था, मुझे नहीं पता मॉम, आप मुझे बर्थडे विश करने के लिए मेरे रूम में आएंगी भी या नहीं, लेकिन अगर आप आएंगी तो ये लेटर आपके लिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मॉम, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप बदल गई हैं। सिर्फ आप ही नहीं, बाकी सब लोग भी बदल गए हैं। पहले सब मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं जब रूठ कर राणा मेंशन से ग्रोवर मेंशन आ जाती थी तो सासू माँ के साथ साथ बाकी सब लोग भी मेरे साथ यहाँ पर आ जाते थे। लेकिन अब तो ना ही कोई मेरे साथ आया और ना ही किसी ने मुझे कॉल भी किया। सब लोगों को अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। जैसे ही उसने ये लाइन पढ़ी उसने तुरंत अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनें ही रुक गईं। वहीं उसके एक्सप्रेशंस देखकर अब श्वेता जी ने तुरंत वो लेटर अपने हाथ में लिया। उसमें आगे लिखा था, पर मैं आप सब लोगों को बहुत मिस करूंगी। मुझे नहीं पता आप सब लोग मुझे मिस करेंगे भी या नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी याद आए या फिर आप लोग मुझे रोकना चाहें तो आप रेलवे स्टेशन आ जाइएगा। मैं आपका 12 बजे तक इंतज़ार करूंगी। और अगर 12 बजे आप नहीं आए तो मैं सच में यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आई लव यू, और थोड़ा सा आई लव यू उनके लिए ज़्यादा। वो लेटर पढ़ते हुए श्वेता जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो तुरंत बोली, मैंने पहले ही कहा था मेरी बच्ची इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। अगर उससे कोई 2 मिनट बात ना करे तो उसकी जान निकलती है। यहाँ तो पूरा दिन बीत गया था। पता नहीं वो किस हाल में होगी, मुझे नहीं पता। मुझे अभी इसी वक्त मेरी बच्ची के पास जाना है। प्लीज़ मिस्टर ग्रोवर, आप मुझे उसके पास ले चलिए। सृष्टि भी तुरंत प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, हाँ डिस्ट्रॉयर, प्लीज़ मुझे भी पंखों के पास लेकर चलिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे पहले पता होता उसके दिमाग में ऐसा वैसा कुछ आएगा तो मैं कभी उसे यहाँ पर आने ही नहीं देती। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैंने इन सब चीज़ों में आप लोगों का साथ दिया।
श्वेता जी और सृष्टि की बातें सुनकर बाकी सब लोगों को भी पंखुड़ी की बहुत टेंशन हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी तेजी से अब बाहर की तरफ भाग रही थी। उसके पीछे पीछे उन दोनों लड़कों ने भी तेजी से भागना शुरू कर दिया था। रात का वक्त होने की वजह से वहां पर कोई भी नहीं था और पंखुड़ी अपनी बातों में सबके बारे में सोचने में इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि उसने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि रात के 12 बजने को हो गए हैं। अब वो बस बाहर की तरफ भागे जा रही थी और वो आदमी भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। और अब पंखुड़ी को ऐसा लगा जैसे अब वो आदमी किसी भी वक्त उसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तो वो भाग भी नहीं सकती थी। उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती थी। लेकिन वो ज़्यादा भागती उससे पहले ही अचानक से ही उसका पैर लड़खड़ाया और वो गिरने को हुई। पर दूसरे ही पल किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। पंखुड़ी का दिल धक सा रह गया। गिरने की डर की वजह से उसने अपने आंखों को कसकर बंद कर लिया था। पर तभी उसे प्रांस का एहसास हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला और अगले ही पल उसकी नज़र प्रांस पर गई। वो दो आदमी जो उसके पीछे भाग रहे थे अब वो तुरंत वहां से गायब हो गए थे, क्योंकि वो प्रांस के भेजे हुए ही थे जो बस पंखुड़ी को वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। पंखुड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और प्रांस अब उसके चेहरे पर झुककर बड़े ही प्यार से उसे देखते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे रोस्पीटल। जैसे ही उसने कहा पंखुड़ी की आंखों में अब नमी तैर गई। प्रांस ने अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो जानता था अब तक तो उसकी हॉस्पिटल के पैर दर्द करने लगे होंगे और अब वो उसे सामने गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया, जहां वो दोनों अभी जा ही रहे थे कि वहां साइड में रखे हुए बॉक्स में से पटाखे निकलने लगे और पूरा आसमान की तरफ फूटने लगे। पूरा आसमान पटाखों से भर गया था। पंखुड़ी दंग रह गई और अब प्रांस उसे गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि गाड़ी के पीछे की तरफ लेकर आया, जहां डिक्की खुली थी और वहां पर एक खूबसूरत सा केक रखा हुआ था और फ्लावर्स और हैप्पी बर्थडे की थीम डेकोरेट की गई थी। वहां पर काफ़ी सारे गिफ्ट बॉक्स भी रखे हुए थे। वो सब देखकर तो पंखुड़ी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में भी ऐसा हो सकता है। क्या वही पागल थी जो यहाँ से जाने का सोच रही थी। प्रांस को उसका बर्थडे भी याद था और वो उसके लिए इतना सारा सरप्राइज भी प्लान करके आया। एक तरफ पूरा आसमान आतिशबाजियों से भरा हुआ था और दूसरी तरफ पंखुड़ी का चेहरा पूरी तरह से खिला हुआ था और प्रांस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उन दोनों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है क्या, उसकी रोज पीटल या फिर वो आसमान जहाँ पर वो पटाखे फूट रहे थे। आज पंखुड़ी का बर्थडे था। पंखुड़ी अब तुरंत प्रांस के सीने से लग गई और बोली, थैंक यू सो मच जान, मुझे तो लगा था कि आप मेरा बर्थडे भूल ही गए। आपको पता है मैं यहाँ से दूर जा रही थी, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना जो आप सब लोगों से नाराज़ हो रही थी, ये सोच सोच कर कि आप लोगों को तो मुझसे प्यार ही नहीं है। आप लोग मेरी फिक्र ही नहीं करते, किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं, लेकिन थैंक गॉड आपको तो मेरा बर्थडे याद है ना। तभी वहां पर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकने लगी। प्रांस के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो ये तो भूल ही गया था कि उसे अपने फ़ोन की लोकेशन भी ऑफ करनी है, वरना प्रलय के लिए कहाँ मुश्किल होने वाला है उसकी लोकेशन पता लगवाना। वहीं पंखुड़ी भी अब सामने की तरफ देख रही थी, जहां 3-4 गाड़ियां आकर रुकी थी और अब उनमें से सब लोग बाहर आ रहे थे। सृष्टि तेज कदमों से आगे की तरफ चल रही थी। उन सबको देखकर पंखुड़ी का चेहरा अब और भी ज़्यादा खिल गया था। वो प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, मतलब सबको मेरा बर्थडे याद था। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से सबकी तरफ देखा, जहां सबके हाथों में केक भी था। सब अपना अपना केक वहां पर भी लेकर आए थे और अब प्रांस भी अजीब सी नज़रों से उन्हें देख रहा था। उसने अपने केक की तरफ देखा और राहत की एक सांस ली। थैंक गॉड उसका केक सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। पंखुड़ी का फेवरेट फ्लेवर भी था और उसके टॉम एंड जेरी भी उस पर बने हुए थे। सब लोग अब वहाँ पर पहुँचे। सृष्टि गुस्से से प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आजकल तो लोग आसमान पर भी चले जाते हैं और कुछ बताते नहीं। प्रांस भी तुरंत बोला, पर वहाँ आसमान पर भी लोग उन्हें कहाँ टिकने देते हैं, उनके पीछे पीछे ही तो चले आते हैं। प्रलय भी तुरंत बोला, आना तो पड़ेगा ही, वरना कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। प्रांस भी तुरंत बोला, और कितना आगे बढ़ना है आपको, आइए मेरे ऊपर ही बैठ जाइए।
प्रलय भी तुरंत बोला, तुम तो साइड हटो, मुझे मेरी बहू रानी से बात करने दो। ये बोलते हुए उसने सच में प्रांस को हल्का सा धक्का दिया और वो भी अपने कंधे से, तो प्रांस थोड़ा पीछे की तरफ हट गया। आश्रय भी जल्दी से बोला, अरे डैड, ये क्या बात हुई? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे यहाँ पर आप अकेले आए हैं, आपके साथ हम सब भी हैं। मिस्टर ग्रोवर भी तुरंत आगे बढ़ते हुए बोले, और आज पंखुड़ी हम सब के बीच है, इसका क्रेडिट तो मुझे जाता है ना, तो सबसे पहले उसे विश मैं ही करूँगा। पहले ही आप लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया। श्वेता जी भी तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, सारा क्रेडिट आप ही ले जाइए, जैसे सारी मेहनत आपने ही की थी। 9 महीने उसे अपने पेट में मैंने रखा और आप आए बड़े क्रेडिट लेने वाले। सृष्टि भी जल्दी से बोली, लेकिन भूलिए मत कि अब उसकी सासू माँ मैं हूँ, जो सासू भी है और माँ भी, तो उस पर सबसे ज्यादा हक अब मेरा ही बनता है। पंखुड़ी अब खुद ही कंफ्यूज हो गई थी कि वो पहले किसका केक कट करे। वो मासूमियत से बोली, आप सब लोग लड़ क्यों रहे हो? प्लीज आप सब लोग लड़िए मत। अब तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है खुद पर कि मैं आप सब लोगों को छोड़कर क्यों जा रही थी। अगर मैं चली जाती तो आप लोग तो पीछे से लड़ते रह जाते। थैंक गॉड आपके साथ मैं हूँ, जो आप लोगों को लड़ने से रोकती रहती हूँ। आप सबको प्यार से समझाती रहती हूँ कि मिलजुल कर रहना चाहिए, वरना पता नहीं आप लोगों का होता क्या। सब लोग अब उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। पंखुड़ी जल्दी से बात संभालते हुए बोली, और आप सब लोग मुझे विश तो कर नहीं रहे हो, पहले मुझे विश तो करो, मुझे कहो हैप्पी बर्थडे पंखुड़ी, और हाँ, मुझे केक तो खाना है, लेकिन मेरे गिफ्ट कहाँ हैं, वो भी तो दो ना। प्रांस उसकी इस बात पर मुस्कुराया। अब उसकी नज़रें भी सबकी तरफ घूम गई थी, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि सब लोग पंखुड़ी के लिए लेकर क्या आए हैं, या सिर्फ बातें करने ही वहाँ पर आए हैं। अब सब लोगों की नज़रें गाड़ी की तरफ घूम गई थी, क्योंकि केक उठाने के चक्कर में सबके गिफ्ट तो गाड़ियों में ही रह गए थे। सृष्टि जल्दी से बोली, लेकिन पहले तुम केक तो कट करो, गिफ्ट तो उसके बाद ही मिलेंगे ना। उसकी बात पर अब पंखुड़ी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन अब उसकी नज़रें प्रांस पर गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं पहले आपके वाला केक कट कर देती हूँ और फिर बाकी सबका कर दूंगी। उसकी बात सुनकर सब अभी बोलने ही वाले थे कि प्रांस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, नहीं, पहले तुम बाकी सबके केक कट करो, मेरे वाला हम सब बाद में करेंगे। उसकी ये बात पंखुड़ी के साथ साथ बाकी सबको भी कंफ्यूज कर रही थी, लेकिन प्रलय के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। भला वो अपनी औलाद को नहीं जानेगा तो और कौन ही जानेगा। उसकी औलाद भी उससे कम शैतान थोड़ी ना थी। अब कुछ ही देर में एक गाड़ी के बोनट पर सारे केक रखे गए और पंखुड़ी के हाथ में बड़ा सा चाकू था। सब लोग वहीं रोड पर खड़े थे और पंखुड़ी के लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। पंखुड़ी को इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा था। इतना स्पेशल तो उसे आज तक लाइफ में कभी नहीं फील हुआ था। उसकी आंखों में लगभग से आंसू आ गए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ नहीं बल्कि कोई फेरी टेल हो। आश्रय उसकी वीडियो और पिक्चर्स क्लिक कर रहा था और अब पंखुड़ी ने केक कट करने के बाद सबको केक खिलाना चाहा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबसे पहले किसको खिलाए। वो केक का टुकड़ा लेकर सबकी तरफ घूम तो रही थी, लेकिन अगर वो अपनी मॉम को खिलाती तो ये सृष्टि के साथ गलत होता, क्योंकि अब तो सृष्टि ही उसकी माँ थी। और वो सृष्टि को खिलाती तो प्रलय नाराज हो जाता, प्रलय को खिलाती तो बाकी सब नाराज हो जाते। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने वो केक खुद ही खा लिया और बोली, हैप्पी बर्थडे टू मी। सब लोग उसकी तरफ देखते ही रह गए। वहीं प्रांस की हंसी छूट गई। वो जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सब लोग केक लेकर घर पर जाएंगे ना, तो आराम से अपना अपना केक खाइएगा, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। सृष्टि ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। वो पंखुड़ी के पास आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बड़े ही प्यार से बोली, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुमने खुद क्यों खाया, ताकि तुम्हारी किसी से लड़ाई ना हो कि हाँ तुमने उसे पहले क्यों के नहीं खिलाया। लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ने वाले, बल्कि अब तो हम हमारी पंखू को और भी ज़्यादा खुश करने वाले हैं, उससे बहुत सारे गिफ्ट देकर, है ना। ये बोलते हुए उसने बाकी सबको भी देखा तो अब सब लोगों ने एक एक कर पंखुड़ी को गिफ्ट देना शुरू किया। कोई उसके लिए ब्रेसलेट लेकर आया था तो कोई पेंडेंट, किसी ने उसे ड्रेस गिफ्ट दी तो किसी ने उसे हैंडबैग। सब ने कुछ ना कुछ पंखुड़ी के लिए खरीदा था, लेकिन पंखुड़ी की नज़रें अब प्रांस पर टिकी हुई थी। उसने वो सारे गिफ्ट फिलहाल गाड़ी में रखवा दिए थे, क्योंकि अब उसे प्रांस का केक भी कट करना था और उससे गिफ्ट भी लेना था।
प्रांस अब सबकी तरफ देखते हुए बोला, अगर आप लोगों का पंखुड़ी का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो गया हो तो अब आप लोग वापस जाकर आराम से सो सकते हैं। सृष्टि तुरंत बोली, पर मैं तो सोच रही हूँ कि पंखुड़ी को अपने साथ ही ले जाऊं। वो प्रेग्नेंट है, उसका इतनी रात तक जागना भी ठीक नहीं होगा ना, उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है। वैसे भी दिन भर वो बहुत परेशान रही है। उसकी बात सुनते हुए प्रांस के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। मतलब खुद तो सब कुछ कर लिया और अब उसकी बारी आई तो उन्हें पंखुड़ी की थकावट याद आने लगी थी, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही पंखुड़ी झट से बोली, नहीं सासू माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई थकावट नहीं हो रही है। मैं थोड़ी देर बाद जान के साथ वापस आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए और जाकर ससुर जी के साथ आराम से सो जाइए। ससुर जी, आप भी मेरी सासू माँ को ज़्यादा परेशान नहीं करना जैसे मुझे ये करते हैं। ये बोलते हुए वो थोड़ा शर्माई। प्रलय भी तुरंत बोला, नहीं नहीं, अब मैं कहाँ तुम्हारी सासू माँ को इतना परेशान कर सकता हूँ जितना तुम्हें तुम्हारा ये पका हुआ संतरा करता है। मैं तो बस आराम से जाकर सोने ही वाला हूँ। प्रांस की तो आंखें बड़ी हो गई थी। प्रलय ने आज तक कभी उससे ऐसी मस्खरियाँ नहीं की थी जैसी वो पंखुड़ी के साथ कर रहा था, और सृष्टि भी हैरानी से प्रलय की तरफ देख रही थी। भला ऐसा हो सकता है क्या कि प्रलय कभी उसे परेशान ना करे। सब लोग अब धीरे धीरे वहां से जाने लगे थे और अब आखिर में वहां पर सिर्फ पंखुड़ी और प्रांस रह गए थे। पंखुड़ी और प्रांस दोनों सड़क के बीचों बीच खड़े थे और प्रांस ने उसकी कमर पर अपनी बाहों को लपेटा हुआ था और पंखुड़ी ने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेटी हुई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब हम आपके वाला केक कट करें। प्रांस उसके लबों की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, वो वाला केक बाद में कट होगा, पहले मुझे मेरे वाला केक खाना है, मेरा फेवरेट। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे पर झुका और अगले ही पल उसने उसे शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया। पंखुड़ी भी उसे तुरंत रिस्पॉन्स देने लगी थी। इस वक्त वो दोनों सड़क के बीचों बीच थे जहां उनके आसपास से काफ़ी गाड़ियां भी गुजर रही थी। क्योंकि रात के लगभग से 1 बज गए थे इसलिए वहां पर ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन हर 2-3 मिनट बाद एक गाड़ी तो उनके पास से गुजर ही जाती थी, पर उनकी किस ब्रेक नहीं हो रही थी और लगभग से 10 मिनट वो दोनों यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे। फ्रांस अपने केक को एंजॉय कर रहा था और फिर जब पंखुड़ी की सांसों ने उखड़ना शुरू किया तो उसने उसको छोड़ा। अगले ही पल फ्रांस मुस्कुराते हुए बोला, अब केक कट करें। पंखुड़ी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो दोनों गाड़ी की डिग्गी की तरफ आ गए जो अभी भी खुली थी और वहां पर वो केक अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए केक कट किया और फिर फ्रांस को खिलाया। फ्रांस ने भी उसे केक खिलाया और बोला, बताओ बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें। पंखुड़ी उसका सवाल सुनकर सोच में पड़ गई। अभी अभी उसे इतने सारे गिफ्ट मिले थे और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उसके पास ना हो। हालांकि उसने तो उन सभी गिफ्ट्स को अच्छे से खोल कर भी नहीं देखा था, इसलिए उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आ ही नहीं रही थी जो उसे चाहिए हो और वो उसे फ्रांस से मांग सके। फ्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या हुआ, कुछ चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही क्या। पंखुड़ी झट से बोली, क्या हम इस गिफ्ट को पेंडिंग रख सकते हैं। अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मुझे कुछ चीज़ चाहिए होगी तो मैं आपसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ले लूँगी। उसकी बात पर फ्रांस मुस्कुराया और बोला, ओके फाइन, लेकिन एक चीज़ है जो मैं तुम्हें अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। पंखुड़ी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। दूसरे ही पल फ्रांस ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। पंखुड़ी झट से बोली, अरे आप यहाँ पर अपने कपड़े क्यों उतार रहे हैं जान, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गई थी। उसे फ्रांस के सीने पर कुछ नजर आने लगा था और फिर जब फ्रांस ने अपनी शर्ट को लगभग से 3 बटन खोलकर अपनी शर्ट को अपने सीने पर से एक तरफ हटाया तो पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़क उठा। वहां पर पंखुड़ी नाम लिखा हुआ था और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती से। वो देखते हुए पंखुड़ी की आंखों में हल्की नमी तैर गई थी। आज तक उसे इससे ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट कभी भी नहीं मिला था। वो अब फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, ये आपने क्या किया जान, आपने मेरे नाम का टैटू, आपको तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होगा ना, मुझे पता है इसमें बहुत दर्द होता है। फ्रांस ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, इतना ज़्यादा भी नहीं, बस हल्की सी सुई लगती है। पंखुड़ी ने अब अपनी उंगलियों से उस जगह को छुआ और बोली,
नहीं, मुझे पता है यहाँ बहुत दर्द होता है। आपकी स्किन भी पूरी रेड हो चुकी है जान। आपने ऐसा क्यों किया? क्या ज़रूरत थी ये बनवाने की? फ्रांस ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा? पंखुड़ी झट से बोली। अच्छा तो लग रहा है जान, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप सोच भी नहीं सकते मुझे ये कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको दर्द? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस बोला। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है तो अपने प्यार का मरहम लगा दो ना रोज पीटल। जैसे ही उसने कहा एक पल के लिए पंखुड़ी के लिए वक्त थम सा गया। वहाँ पर ऑलरेडी ठंडी हवाएं चल रही थी और अब उसे पूरी दुनिया और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। और फिर उसने फ्रांस के कंधे पर अपना हाथ अच्छे से रखा और अपना चेहरा पूरी तरह से उसके सीने पर झुकाया। अब वो अपने होठों से उसके सीने को चूम रही थी, एग्जैक्टली वहाँ पर जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ था। वहाँ की स्किन पूरी तरह से ऊपर की तरफ उभरी हुई थी। फ्रांस ने अपने लोअर लिप को अंदर की तरफ दबा लिया। वो कह रहा था कि उसे दर्द नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द तो उसे भी हो रहा था। और अब पंखुड़ी के लबों को वहाँ पर महसूस कर एक पल के लिए उसे फिर से दर्द हो उठा था। उसने पंखुड़ी के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और पंखुड़ी की आंखों से भी अब एक दो आंसू गिरकर उसकी चेस्ट पर गिरे। अगले ही पल पंखुड़ी ने उन आंसुओं को साफ करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी जान, आपको जलन हो रही होगी ना? फ्रांस ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को शिद्दत भरी निगाहों से देखता रहा। और फिर उसने उसके गाल पर रखा हुआ अपना हाथ थोड़ा सा और ज़्यादा कस दिया और फिर दूसरे ही पल दोबारा उसके चेहरे पर झुककर उसे शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया। अब वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी और फिर तकरीबन 5 मिनट उसे यूं ही किस करने के बाद फ्रांस ने उसे अपनी गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ ले गया। पंखुड़ी ने भी अब खुद को पूरी तरह से उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था। उसे सीट पर बैठाने के बाद फ्रांस ने डिग्गी के पास आकर उसे अच्छे से बंद किया और फिर वहां से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। अब वो दोनों वहां से निकल चुके थे। तकरीबन 2 मिनट बाद ही उसकी गाड़ी एक बार फिर से रुकी। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे वापस रेलवे स्टेशन पर क्यों लेकर आए हैं जान? क्या आप मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे? फ्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हम ये केक यहाँ पर बैठे इन लोगों को दे दें। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ देखा जहाँ रात के वक्त भी कुछ भिखारी बैठे हुए थे। फ्रांस का केक काफ़ी बड़ा था। पंखुड़ी मुस्कुराकर बोली, जैसा आपको ठीक लगे जान। उसकी बात सुनकर फ्रांस मुस्कुराया और फिर दोबारा गाड़ी से बाहर निकला। उसने डिग्गी की तरफ आकर वो केक निकाला और वहाँ पर खड़े लोगों के पास लेकर आया। उन्हें वो केक देकर अब वो वापस गाड़ी में बैठा। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए ये सब देख रही थी। फ्रांस ने अब अपनी सीट को हल्का सा पीछे की तरफ किया तो पंखुड़ी उसका इशारा बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। दूसरे ही पल अब वो उसकी गोद में बैठी थी और उसके हाथ फ्रांस के सीने पर थे। फ्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था जहाँ साड़ी के ऊपर से उसका पेट पूरी तरह से नजर आ रहा था। वहाँ पर उसकी उंगलियों को महसूस करते हुए पंखुड़ी के रोंगटे खड़े हो रहे थे और वो अब उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब हम कहाँ जा रहे हैं जान? फ्रांस मुस्कुराकर बोला, सोच रहा हूँ फार्म हाउस चलें, तुम्हें बहुत प्यार करने का मन कर रहा है। पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपना सर उसके सीने पर टिकाया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। फ्रांस उसे ऐसे अपनी आंखें बंद करते देख थोड़ा सा परेशान हुआ, क्योंकि वो जानता था कि पंखुड़ी अपनी आंखें बंद करते ही सो जाती है और वैसे भी रात काफ़ी हो गई थी तो उसे नींद आना लाजमी था। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो लोग फार्म हाउस पहुंचे तो तब तक पंखुड़ी गहरी नींद में जा चुकी थी। फ्रांस हंसा और अगले ही पल वो बहुत संभाल कर पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाते हुए गाड़ी से बाहर निकला। पंखुड़ी गहरी नींद में थी इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो बिल्कुल बच्चों की तरह फ्रांस की गोद में सिमटी हुई थी और फ्रांस सोच रहा था कि बहुत जल्दी अब वो 2 से 3 होने वाले हैं, क्योंकि पंखुड़ी का सेकेंड मंथ कंप्लीट हो गया था और अब उसे थर्ड मंथ लगने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डिलीवरी के बाद पंखुड़ी को संभालेगा या फिर अपने बेबी को।
वो उसे लेकर अंदर की तरफ आया और उसे बिस्तर पर सुलाकर जैसे ही उसके ऊपर से हटने लगा, पंखुड़ी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आई लव यू सन। फ्रांस मुस्कुराया। आई लव यू बोलकर पंखुड़ी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। वो नींद में ही फ्रांस को आई लव यू बोले जा रही थी और अब फ्रांस ने मुस्कुराकर उसके होठों को हल्का सा चूमा और बोला, आई लव यू टू हॉस्पिटल। पंखुड़ी ने नींद में ही मुस्कुराते हुए रिएक्ट किया और फिर फ्रांस ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए। अपने कपड़े उतार कर वो उसके बगल में आकर लेट गया था और कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में चला गया। और अब सुबह के लगभग से 10 बजे फ्रांस ने दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ आया। वो उठ तो 8 ही बजे गया था, बस उठकर जिम गया था क्योंकि वो जानता था पंखुड़ी इतनी जल्दी तो उठने नहीं वाली, पर वो सोच रहा था कि जब तक वो वापस आएगा तब तक वो ज़रूर उठ जाएगी, पर वो अभी भी सोई हुई थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ओ मेरी कुंभकर्ण, अब तो उठ जाओ, आज तो तुम्हारा बर्थडे है हॉस्पिटल, आज के दिन तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था ना। ये बोलते हुए अब वो अपनी उंगलियों को उसकी कमर की तरफ ले आया। पंखुड़ी ने अब अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी नज़र फ्रांस की चेस्ट पर थी, जहां पर लिखा हुआ उसका नाम एकदम क्लियर नज़र आ रहा था। और वो खूबसूरत सा नज़ारा देखते ही पंखुड़ी के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई थी। लेकिन अगले ही पल उसे कल रात की बात याद आई। कल रात फ्रांस ने उसे कहा था कि वो उसे लेकर फार्म हाउस जा रहा है क्योंकि उसका मन पंखुड़ी को प्यार करने का कर रहा है। लेकिन वो कुंभकर्ण तो उसकी गोद में ही सो गई थी। अब वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, आई एम सो सॉरी जान, वो एक्चुअली मैं सोना नहीं चाहती थी लेकिन पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। आप तो जानते हैं ना मेरी नींद पर कंट्रोल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस ने उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी और फिर उसके ऊपर झुकने लगा। पंखुड़ी वापस बिस्तर पर लेट चुकी थी। फ्रांस अब बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, कल रात तुम्हें नींद आ गई थी तो क्या हुआ, अब तो तुम्हारी नींद खुल चुकी है ना। जो प्यार मैंने कल रात तुम्हें नहीं किया वो अभी तो कर सकता हूँ, है ना। उसकी बात पर पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर अगले ही पल उसे अपनी गर्दन पर फ्रांस के लब महसूस हो रहे थे। फ्रांस उसे शिद्दत से चूम रहा था। तकरीबन 6 महीने बाद पूरा राणा मेंशन खूबसूरती से सजा हुआ था क्योंकि आज वहां पर पंखुड़ी की गोद भराई की रस्म होने वाली थी। सभी मेहमान ऑलमोस्ट आ चुके थे। ग्रोवर फैमिली भी वहां पर शामिल थी। आज वहां पर ग्रोवर फैमिली का एक और सदस्य ऐड हुआ था जो कि ज्योत्सना का फियांसो था। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी एंगेजमेंट हुई थी जिसका नाम राहुल बजाज था। वो भी अपनी फैमिली के साथ ही वहां पर आया हुआ था। सब लोगों को बस पंखुड़ी का इंतजार था और पंखुड़ी फिलहाल आईने के सामने बैठी थी और रेडी हो रही थी। पंक्ति भी वहीं पर थी और परीक्षा भी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। रागिनी दरवाजे से अंदर की तरफ आई और उन सब की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, पंखुड़ी अभी तक रेडी नहीं हुई क्या। उसकी बात सुनते हुए पंक्ति और परीक्षा दोनों पीछे की तरफ हट गई तो रागिनी की नज़र पंखुड़ी पर गई जिसने इस वक्त लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसका ब्लाउज उसके हिप्स को कवर कर रहा था जिसकी वजह से उसका टमी नज़र नहीं आ रहा था और वो उस लहंगे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रागिनी तो बस उसकी तरफ देखती रह गई। तभी सृष्टि अंदर की तरफ आई और बोली, मैंने तुम्हें पंखुड़ी को लाने के लिए भेजा था ना रागिनी, और तुम यहाँ खुद ही। ये बोलते बोलते उसकी ज़ुबान बंद हो गई। उसकी नज़रें भी अब पंखुड़ी पर थी। उसकी आंखों में तो नमी तैर गई थी। पंखुड़ी आज कितने दिनों बाद इस तरह से रेडी हुई थी, वरना कई दिनों से तो वो बस अपना मुंह धो ले और मॉइस्चराइज़र लगा ले, इतना ही काफ़ी होता था। प्रेगनेंसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती थी, इसलिए कोई उसे कुछ कहता भी नहीं था। सृष्टि अब आगे की तरफ आई और अपनी आंखों से हल्का सा काजल लेकर उसके कान के पीछे टीका लगाते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। पंखुड़ी झट से बोली, जब वो मुझे देखेंगे तो वो भी मेरी तारीफ करेंगे ना। सृष्टि हंसी और बोली, जरूर करेगा, और वैसे भी अब तो तुम्हारा खट्टा नींबू पूरी तरह से मीठा संतरा बन गया है ना। अब तो सारा दिन वो बस तुम्हारा ही नाम जपता रहता है, तो वो तुम्हारी तारीफ क्यों नहीं करेगा। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा सासू माँ, अब तो वो सारा दिन बस मुझसे और मेरी ही बात करते रहते हैं।
बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, और आपको पता है उन्होंने मुझे कहा है कि आज वो मुझे बहुत ख़ास गिफ्ट देंगे। एक गिफ्ट आज और एक तब जब 1 महीने बाद मेरी डिलीवरी होगी। ये भी कितना अच्छा है ना, बच्चे पैदा करो तो इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं। ऐसे तो सारी लड़कियां बार-बार प्रेग्नेंट होती रहें। मैं तो और भी 10-12 बार प्रेग्नेंट होंगी, फिर मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। उसकी बात पर अब सब लोग हंस रहे थे। अभी तो फिलहाल पंखुड़ी 10-12 बार प्रेग्नेंट होने की बात कर रही थी, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आने वाला था, तब भी वो यही बात कहेगी या उसकी बातें बदल जाएगी, ये सबको जानना था। सृष्टि हंसते हुए बोली, तुम्हारे जितने बच्चे पैदा करने का मन करे तुम करना, कोई बात नहीं, मैं सबको संभाल लूंगी। पंखुड़ी ने तुरंत सिर हिलाया। रागिनी परीक्षा और पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम दोनों एक काम करो, पंखुड़ी को लेकर बाहर आ जाओ, मैं और सृष्टि चलते हैं। उन दोनों ने अपना सिर हिलाया और उसके बाद रागिनी और सृष्टि बाहर की तरफ आ गई। तकरीबन 5 मिनट बाद ही पंखुड़ी को लेकर पंक्ति और परीक्षा भी बाहर की तरफ आई। पंक्ति इस वक्त 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी बम्प भी काफ़ी बड़ा था। प्रांस वहीं पर खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके आसपास ही 2-3 आदमी और खड़े थे जिनके साथ राणा इंडस्ट्रीज की फैमिली रिलेशंस थे, तो उन लोगों को भी पंखुड़ी की गोद भराई की रस्म में इनवाइट किया गया था। तभी तंस वहां पर आया और फ्रांस की तरफ देखते हुए बोला, फोन पर क्या बात कर रहे हो भाई, सामने देखो, आपकी बीवी कितनी कमाल लग रही है, काश ये मेरी भाभी नहीं होती। तभी रिया वहां पर आई और बोली, तुमने कुछ कहा क्या? तंस तुरंत बोला, कुछ कुछ भी तो नहीं। उन दोनों की बातें अब आपस में हो ही रही थी, क्योंकि प्रांस की नज़रें तो पीछे की तरफ थी जहां पर पंखुड़ी आगे की तरफ आ रही थी, और अब वो सामने की तरफ बढ़ रही थी जहां पर बड़ा सा झूला लगा हुआ था और उस झूले पर पंखुड़ी बैठने वाली थी। सबकी नज़रें पंखुड़ी पर ही टिकी हुई थी। सृष्टि आगे की तरफ आई और उसने आराम से पंखुड़ी को वहां पर बिठाया। कुसुम सी वहीं कुछ दूरी पर चेयर पर बैठी थी। अब उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी, तो वो ज़्यादा चलती फिरती नहीं थी। सृष्टि ने सबसे पहले उसके सिर पर दुपट्टा उड़ाया और साथ ही साथ वहां पर एक तरफ बैठी हुई लेडीज ने गाना बजाना शुरू कर दिया था। फ्रांस की नज़रें अभी भी पंखुड़ी पर टिकी हुई थी और पंखुड़ी भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसे फ्रांस के मुंह से अपनी तारीफ सुननी थी, लेकिन वो तो उससे काफ़ी दूर खड़ा था। तभी फ्रांस उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो भी अपनी रोज पीटल के बिना कहाँ ही रह सकता था। लेकिन तभी प्रलय उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो? फ्रांस तुरंत बोला, अपनी बीबी के पास। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी बीबी के पास गए तो मेरी बीबी को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये रस्म सिर्फ औरतों के लिए होती है, इसमें मर्द शामिल नहीं होते। फ्रांस मुंह बनाते हुए बोला, मैं ऐसे रूल एक्सेप्ट नहीं करता, और फ्रांस राणा तो पैदा ही रूल तोड़ने के लिए हुआ है। अगर कोई रूल है भी तो आई डोंट केयर। ये बोलकर अब वो आगे की तरफ बढ़ गया। तंस तुरंत बोला, आज तो फ्रांस भाई पक्का पीटेंगे। प्रलय ने भी अपना माथा पीट लिया। उसकी औलाद की वजह से अब उसकी बीवी उसे नहीं छोड़ने वाली थी। वहीं फ्रांस अब सब लोगों के बीच आ गया था। जैसे ही रागिनी ने उसे देखा, वो तुरंत आगे आई और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली, ओ हेलो, यहाँ पर क्यों आ रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारे सारे गेस्ट वहाँ एंजॉय कर रहे हैं ना, तुम भी वहीं पर खड़े होकर ये सब कुछ देखो। यहाँ पर तुम नहीं आ सकते, यहाँ तुम्हारी एंट्री अलाउड नहीं है। फ्रांस उसका हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए बोला, फ्रांस राणा को किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है, और मुझे फ़िलहाल मेरी बीबी की तारीफ़ करनी है, तो उसके पास जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं बस 2 मिनट उसकी तारीफ़ कर दूं, उसके बाद आपको जो भी करना है आप कर सकती हैं। रागिनी हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई और फ्रांस अब आगे की तरफ आया। उसने वहीं साइड में रखे हुए फूलों में से एक रोज़ उठाया और फिर पंखुड़ी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। पंखुड़ी का दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। वो मासूमियत से बोली, मैं कैसी लग रही हूँ जान? सब लोगों की नज़रें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी और अब फ्रांस उसके सामने घुटनों के बल बैठा और वो रोज उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, बस इसकी तरह खूबसूरत। पंखुड़ी ने वो रोज उसके हाथों से लिया और बोली, आई लव यू जान। फ्रांस भी मुस्कुराते हुए बोला,
आई लव यू टू हॉस्पिटल। ये बोलकर अब वो ऊपर की तरफ उठा और अगले ही पल उसने बड़े ही प्यार से पंखुड़ी का माथा चूम लिया। पंखुड़ी की खूबसूरती जैसे और भी ज़्यादा बढ़ गई। सृष्टि ने दूर से ही उन दोनों की बलैयाँ लेते हुए उनकी नज़रें उतारी, क्योंकि जिस तरह से सब लोग उन्हें देख रहे थे उन्हें नज़र लगना कन्फर्म था, और उन्हें तो नज़र भी बहुत जल्दी लगती थी। वैसे तो दोनों को कुछ होता नहीं था, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती थी, पर वो लड़ाई भी लड़ाई जैसी नहीं होती थी। पंखुड़ी की मासूमियत से भरी हरकतें और प्रांस का गुस्सा किसी एंटरटेनमेंट शो से कम नहीं होता था। अब प्रांस अपनी जगह से उठा और उसके गाल को हल्का सा चूम कर बोला, अब तुम अपनी रस्म एंजॉय करो जान। पंखुड़ी ने अपना सिर हिलाया और प्रांस वहां से दूसरी तरफ आ गया। तंस और प्रलय दोनों उसकी तरफ देखते रह गए। तभी आश्रय उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, प्रांस राणा है वो, आप लोगों की तरह थोड़ी न जो अपनी अपनी बीबियों से पिटता रहे। उसकी बात पर तंस और प्रलय बस दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तनुज और हार्दिक भी वहीं खड़े थे और अब उन दोनों की तो हंसी छूट गई थी। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि ने अब पंखुड़ी को शगुन देना शुरू किया। उसने पहले एक नारियल और शगुन की कुछ चीज़ों से पंखुड़ी की गोद भरी और फिर उसे बाकी के सारे तोहफे दिए जो वो कई दिनों से पंखुड़ी के लिए सिलेक्ट कर रही थी। और उसके बाद अब एक एक कर सब लोग पंखुड़ी को गिफ्ट दे रहे थे, जिसमें श्वेता जी और राणा फैमिली के बाकी सारी लेडीज भी शामिल थी। कुछ देर बाद वहाँ पर खाना पीना शुरू हुआ और साथ ही साथ वहाँ पर सबका डांस वगैरह भी चल रहा था। डांस के बाद अब सब लोग वहाँ पर गेम्स खेल रहे थे। सभी गेम्स बच्चों से रिलेटेड ही थी या फिर कपल्स के साथ, तो प्रांस के साथ बाकी सब आदमियों को भी अब उसमें शामिल कर लिया गया था। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता रहा और फिर रात के वक्त सब लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। सभी मेहमान वापस जा चुके थे, बस राणा फैमिली के लोग ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सृष्टि पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, बस अब 1 महीना और रह गया है पंखुड़ी, अब तुम्हें अपना ख्याल और भी अच्छे से रखना होगा। पंखुड़ी खाना खाते हुए ही बोली, डोंट वरी सासू माँ, मैं रख लूँगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब आपको मेरी इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, मेरा प्यारा बच्चा। पंखुड़ी भी मुस्कुराई और अपना खाना अच्छे से खाने लगी। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। सृष्टि और प्रलय अपने रूम में थे। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आज पंखुड़ी ने बात तो बिल्कुल सच कही। पहले वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगी है। आपने देखा 3-4 दिनों से तो वो प्रांस के साथ लड़ भी नहीं रही, उसकी हर एक बात अच्छे से मान लेती है। उसकी बात पर प्रलय हंसने लगा, क्योंकि और बेशक से कोई पंखुड़ी को अच्छे से समझे ना समझे, लेकिन प्रलय बहुत अच्छी तरह से समझता था। वो तो उसे गोद भराई पर प्रांस से अच्छे अच्छे गिफ्ट चाहिए थे, तभी वो पिछले कुछ दिनों से प्रांस से लड़ नहीं रही थी। लेकिन इतना तो उसे कन्फर्म था कि जल्दी ही प्रांस और पंखुड़ी की लड़ाई एक बार फिर से होने वाली है और पंखुड़ी फिर बच्चों की तरह शिकायत लेकर उन दोनों के पास ही आएगी, और तब सृष्टि को पता चलेगा कि उसकी बहू सच में बड़ी हो गई है या अभी भी बच्ची है। और अभी तो वो खुद में ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी दरवाज़ा खुला और पंखुड़ी अपने आंखों पर अपना हाथ रखकर मुट्ठियों में मसलते हुए अंदर की तरफ आई। वो रो नहीं रही थी, लेकिन रोने की आवाज़ निकालते हुए बोली, मुझे इनके साथ नहीं रहना सासू माँ, ये बहुत बुरे हैं। उसे देखकर सृष्टि के होश उड़ गए और प्रलय जो पहले थोड़ा थोड़ा हंस रहा था, अब उसकी हंसी एकदम से तेज हो गई। 3 या 4 पार्ट इस कहानी के और बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है आप लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या कल ही मैं इस कहानी का अंतिम पार्ट कर दूं काट के। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए, नहीं तो मैं कल या परसों में ही लास्ट कर दूंगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।